हेलो स्टूडेंट्स, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास साइंस को लेकर होने वाली है, जिसमें हम प्रकाश से रिगार्डेड यानी प्रकाश से संबंधित अगले अध्याय को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले ही कुछ चीजें बताई हैं कि आप जो भी क्लासेस देखते हो वो पूरी एंड तक नहीं देखते, इससे आपको समस्त तरीके के फायदे नहीं मिल सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि आप इसका पूरा पूरा फायदा उठा सको तो आप इस पूरे क्लास में बने रहिए, ताकि हम हमसे जुड़ने वाली जो भी समस्याएं होती हैं आप उन समस्याओं का निवारण कर सके या उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां ले सके। तो आइए चलते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और ये सीखते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार से संबंधित कितने प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले हैं और कितने ही तरह के आंसर्स को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही सुविधाजनक तरीके से और बहुत ही सरलता से। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और बने रहते हैं मानव नेत्र की जानकारी को प्राप्त करने के लिए। आइए देखते हैं हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से संबंधित टॉपिक्स को। पहला है मानव नेत्र। मानव नेत्र कहने का मतलब एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि वो वस्तु किस रंग की है, किस रूप की है, आकार क्या है, या फिर उसका आकृति किस प्रकार से है, उसकी बनावट कैसी है, इसके आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये हमारे शरीर का एक बहुत ही आवश्यक अंग है, जिसके बिना पूरा जीवन ही अंधकारमय होता है। मैं आपको ये बता के चलना चाहूंगी कि इससे संबंधित एक सबसे आवश्यक क्वेश्चन या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र के अंतर्गत जितने भी भाग आते हैं उन भागों के कार्य क्या होते हैं या उनकी उपस्थिति हमारे नेत्र में क्यों होती है और उनके आधार पर उनकी उपयोगिता क्या होती है। मैं क्लियरिटी के साथ और भी कई चीजें बता के चलना चाहती हूँ। जैसा कि आपको ये बात पता है कि एग्जामिनेशन के पीरियड में होने वाले जितने भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस जो हैं वो रिवीजन क्लासेस हैं। तो इसमें आपको पूरे चैप्टर के इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ इतनी जानकारी आपको मिल सकती है जिससे कि आप सीबीएसई बोर्ड के अंदर होने वाले आपके साइंस के पेपर में अच्छे खासे नंबर्स को गेन कर सकते हो, अपनी मेरिट बना सकते हो, ग्रेड बना सकते हो। तो हम कंटिन्यूअसली लेके चल रहे हैं, ये देखते हैं कि हम मानव नेत्र की संरचनाओं में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, जिनमें वन बाय वन मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे चीजें लिखी हैं। पहला हिस्सा होता है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा हिस्सा पुतली, अभिनेत्र लेंस, उसके बाद आती है बात पश्चिमाभी पेशियों की, रेटिना की, दृक तंत्रिकाओं की, छड़ और शंकु कोशिकाएं, और सबसे लास्ट में होता है अंधबिंदु। ये सारे हिस्से हैं जो कि आपको फिगर के साथ डिनोट करने के लिए आएगा। दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो मानव नेत्र बना के दिया जाएगा आपके पेपर में जिसमें आपको नॉमिनेट करना होगा और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिगर भी आपको ही ड्रॉ करना हो, उनके साथ उनका नामांकन करना हो और उनका विस्तृत विवरण करना हो। इन दोनों ही तरह के प्रश्नों में आपके जो क्वेश्चन के मार्किंग है वो चेंज हो सकती है, यानी कि कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे उसके आधार पर ये प्रश्न जो है वो कुछ में कुछ बदलाव के साथ हो सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहली बात करते हैं कॉर्निया की। तो ये हमारे आंखों का सबसे ऊपरी परत होता है, जिसमें कि कई बार अशुद्धियां आने की वजह से पानी आ जाता है और इसके आधार पर हम अपने नेत्र की सफाई करते रहते हैं। अगली कंडीशन होती है परितारिका की। परितारिका एक आवरण युक्त संरचना होती है, जो कि आपके सतह पे यानी आपके लेंस पर एक आवरण का निर्माण करती है और आपको आपके नेत्र को बाहरी आघातों से बचाने का काम करती है। साथ में ये प्रकाश के प्रवेश के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है कि कितनी मात्रा में प्रकाश जो है वो उसमें आपतित किया जाना है। अगली बारी आती है आपकी पुतली की। पुतली के अंतर्गत कई पश्चिमाभ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कई तरह की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिनका काम होता है परितारिकाओं को प्रकाश के प्रवेश के आधार पर बढ़ाना या सिकोड़ना। अगर आप किसी भी चीज को देख पाने में कैपेबल नहीं हो तो ये उनको बढ़ाने या घटाने का काम करता है। इसके आधार पर लेंस की संरचना में तो कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन हाँ लेंस को फिक्शन यानी कि सामंजस्य क्षमता को लाने के लिए ये बहुत ज्यादा अनिवार्य अंग है। आगे की बात होती है अभिनेत्र लेंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है ये कि मानव नेत्र में किस तरह का लेंस पाया जाता है, तो वो लेंस उत्तल होता है। मानव नेत्र के अंतर्गत जो लेंस होता है जो आपके बिंब को प्रतिबिंब के रूप में रूपांतरित करने का काम करता है वो लेंस है, और यहाँ पर हमारे नेत्र के अंतर्गत उत्तल लेंस पाया जाता है। पश्चिमाभी पेशियां जो होती हैं उनका प्रॉपर काम होता है प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करना और उससे लेंस के द्वारा
फोकस दूरी का निर्माण करना, उसको एडजस्ट करना ताकि हम उसका सही सही प्रतिबिंब अपनी आंखों में निरूपित कर पाए। रेटिना जो होता है वो वह सरफेस एरिया होता है जहां पर हमारे बिंब का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज बनता है। इसके बाद बारी आती है दृक् तंत्रिकाओं की। ये बिल्कुल एक सर्किट के समान होता है। सर्किट के समान कहने का मतलब हमारी प्रतिबिंब के बनने के बाद उसे मस्तिष्क तक पहुंचाना और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी जिम्मेदारी और पूरी दावेदारी जो होती है वो दृक् तंत्रिकाओं की होती है। क्षण कोशिकाएं उसी रास्ते में पाई जाने वाली अलग तरह की कोशिकाएं हैं जो संचार व्यवस्था के अंतर्गत ब्रेन तक यानी हमारे मस्तिष्क तक, उसके उचित स्थान तक प्रतिबिंब को पहचानना और उसको आइडेंटिफाई करने तक की समस्त प्रक्रियाएं जो है वो क्षण कोशिकाओं के द्वारा होती है। और अंध बिंदु वो हिस्सा होता है जहां पर हम ये पूरी तरीके से डिसाइड कर पाते हैं कि हमने जो भी बिंब का प्रतिबिंब बनाया है उसका आइडेंटिफिकेशन करना और वह वस्तु क्या है ये पूरी तरीके से निरूपित करना। तो इस प्रकार से मानव नेत्र की यह संपूर्ण भाग है जिसके आधार पर आप उनके कार्यों की विवेचना कर सकते हो और अच्छे खासे नंबर यानी कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है और 5 नंबर के आधार पर ही यह प्रश्न पूछा जाएगा अगर ये विद फिगर आ रहा है तो। यानी कि अगर ये प्रश्न आपके फिगर के साथ आ रहा है तो इसमें 5 नंबर दिए जाने ही जरूरी है, यही इस प्रश्न का मूल्यांकन है। इसके बाद की कंटिन्यूटी हम यहाँ पर बनाकर रखेंगे। यानी कि अगर हम बात ये करते हैं कि आप अपनी आंखों से, स्वस्थ आंखों से कितनी दूरी की वस्तु को सहजता से देख सकते हो तो वो हमारी निकट बिंदु होती है। अगर हम बात निकट बिंदु की करें तो हम 25 सेंटीमीटर की दूरी बहुत ही सरलता से और सहजता से देख सकते हैं। तो 25 मीटर की दूरी जो होती है, 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है जिसे हम स्पष्टता से नहीं देख पाते हैं तो इसे दूर बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न और बनते हैं। निकट बिंदु क्या है, इसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है, वहीं पे दूर बिंदु क्या है और इसकी दूरी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है। तो इस आधार पर आपको इस सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन समझने को मिले। पहला, मानव नेत्र किसे कहते हैं या उसकी संरचना क्या होती है, उसके कार्यों का स्पष्टीकरण करो, उसके भागों के कार्यों का स्पष्टीकरण करो और लास्ट जो 2 क्वेश्चन हैं वो है आपके निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है। इसी क्रम में हम आगे की जानकारियों को लेते रहेंगे और समझेंगे कि इस अध्याय से हमारे लिए आवश्यक प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीजों की जानकारी और दे देते हैं, वो ये कि ये अध्याय प्रकाश से रिगार्डेड है और इससे बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके 2 या 3 प्रश्न जो हैं, 3 प्रश्न तो कंपलसरी हैं जो आपके इस अध्याय से पूछे जाएंगे, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है, केस स्टडी बेस्ड भी हो सकता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियों को के लिए आप पहले से ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और पूरी जानकारी के लिए हमारे इस क्लास के अंतर्गत पूरी सेक्शंस को पूरी गंभीरता से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि इसके थ्रू आपको ढेर सारे नंबर पाने को मिल सकते हैं। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं कि इससे संबंधित और कौन कौन सी चीजें हमें सुनने को और पढ़ने को मिल सकती हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करने वाले हैं कि इसके और कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगली टॉपिक है आपके समंजन क्षमता। समंजन क्षमता को इंग्लिश में एक्मेंडेशन भी कहा जाता है। एक्मेंडेशन कहने का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों के सामने रख कर देखने का प्रयास कर रहे होते हैं तो कई बार वो हमें या तो निकट बिंदु पर रखा जाता है या तो फिर दूर बिंदु पर रखा जाता है और हम पूर्ण स्पष्टता के साथ इसे देख पाने में कैपेबल नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम अपने नेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले लेंस को तो नहीं घटा बढ़ा सकते, लेकिन हाँ वस्तु की परिस्थिति में यानी कि उसकी स्थिति में बदलाव लाते हैं, जिसे सामंजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एडजस्टमेंट जिसके आधार पर हम बहुत ही सरलता से और सहजता से उसको देख पाने में कैपेबल हो पाए। इसी क्रम में 2 चीजें और हैं जो कि दोष के रूप में देखी जाती हैं। दोष के रूप में कहने का तात्पर्य यह है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति इस तरह की पीड़ा से ग्रसित होता है, जैसा कि मैं आपको एक टिपिकल चीज बता के चली, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नजदीक की चीजों को देख पाने में सक्षम होता है, दूर की वस्तुओं को आसानी से सरलता से नहीं देख पाता। जब ये दोष धारण किया जाता है यानी कि जिस समय ये दोष किसी भी व्यक्ति के नेत्र में होता है तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है यानी इलोंगेटेड हो जाता है और साथ में लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। इसके समाधान के तौर पर हम
अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे दूसरी कंडीशन यानी कि दूर दृष्टि दोष की है, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्टता से देख पाता है और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख पाता। इसकी परिस्थिति होती है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण प्रतिबिंब जो है वो काफी पीछे बनता है और स्पष्टता से हम नहीं देख पाते। ऐसे कंडीशन में इसके समाधान के तौर पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक निकट दृष्टि दोष को लेकर और दूसरा दूर दृष्टि दोष को लेकर। इनका मूल्यांकन करने के लिए या इनकी विवेचना करने के लिए विद फिगर या विदाउट फिगर आता है। दोनों ही परिस्थितियों में यानी कि दोष और समाधान दोनों ही परिस्थितियों में इनके फिगर्स को डिनोट करने के उपरांत इसके समाधान को लिखने की बात रखी जाती है। तो दो प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। उसके बाद बारी आती है श्वेत प्रकाश विक्षेपण की। श्वेत प्रकाश विक्षेपण की। श्वेत प्रकाश विक्षेपण कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पूरी तरीके से अपने धरातल के ऊपर जो वायुमंडल पाया जाता है उसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनका जो प्रकाश है वो सफेद क्यों दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम सूर्य को देखें हम उसे स्पष्टता से नहीं देख पाते, लेकिन उसके प्रकाश में हमें सारी वस्तुएं पूरी तरीके से विजुअल होती हैं यानी कि स्पष्टता से दिखाई देती हैं। तो ये परावर्तन के कारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन को लेकर, जिससे संबंधित एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही टिपिकल प्रश्न है जो हर बार पूछा जाता है। इसके उत्तर में आप नॉर्मली जानते हो कि वायुमंडल की कई परतें होती हैं और प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल की इन परतों से होकर गुजरती हैं जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एंगल ऑफ डेविएशन कहने का मतलब प्रकाश की आपतित किरणों और परावर्तित किरणों के बीच में जो कोणों का विचलन होता है, जिसके कारण हमें तारे स्पष्टता के साथ नहीं बल्कि रुक रुक कर यानी कि टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, प्रकाश का विचलन यानी कि प्रकाश की किरणों का विचलन, और वो भी विचलन किसके कारण होता है, वायुमंडलीय सतहों के कारण होता है, जिनकी डेंसिटी जिनकी थिकनेस एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होती है। सबसे लास्ट टॉपिक है आपका ये कि प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है, यानी कि दिन के समय में हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये चीजें प्रकाश के परिकिरणन के कारण होती है। हमारा सतह वायुमंडलीय सतह जो है वो पूरी तरीके से एक कोलाइड विलयन के रूप में अपनी प्रकृति को प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर वहां पर हमें एक इफेक्ट देखने को मिलता है जो परिकिरणन का या डिस्पर्शन का होता है, और डिस्पर्शन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाया कि इस अध्याय से संबंधित कितने प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं 1 बाय 1 करके इन चीजों को रिवाइज करवा देती हूँ, लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप इस तरह की जानकारियों को बनाए रखिए और पेपर में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिगार्डेड आते हैं आप उनको बहुत ही सरलता से हल कर सकें। पहला प्रश्न है मानव नेत्र की संरचना तथा उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका निकट बिंदु या दूर बिंदु किसे कहते हैं, इसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है। अगला प्रश्न जो बनता है वो समंजन क्षमता को लेकर है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। अगला प्रश्न उसके बाद का जो आता है वो होता है आपके निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित, यानी कि उसके फिगर्स को भी एक्सप्लेन करना होगा और साथ में समाधान को भी। ये चीजें वैकल्पिक हो सकती हैं, या तो आपसे सिर्फ समस्या के बारे में पूछा जाए या फिर समस्या का समाधान, दोनों ही एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरी गारंटी मानिए कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा, जो कि कम से कम 3 या 5 नंबर का होने वाला है। अगले प्रश्न जो है वो आपके इन तीनों में से कोई भी एक, यानी श्वेत प्रकाश विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर प्रकाश के परिकिरणन, इन तीनों से एक प्रश्न पूछा जाना ही जाना है। यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय के समय आकाश का रंग जो है वो नारंगी क्यों दिखाई देता है, संतरी क्यों दिखाई देता है, डूबते हुए सूर्य के रंग में के कारण आकाश हमें लाल क्यों दिखाई देता है। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इसी तरह की और भी जानकारियां आपको आगे के क्लासेस में दिए जाएंगे, ताकि आप अपने साइंस के पेपर को बहुत ही इजीली हैंडल कर सको, बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सको, ताकि आपको अच्छे से अच्छे ग्रेड और नंबर्स मिले। अगर आपको इस चैप्टर को लेकर किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चंस को रख सकते हो, ताकि हम उन समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा सके।
और जाते जाते मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप वीडियोस को लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखते नहीं। इससे आपके पास जो जानकारी आने वाली है वो आधी अधूरी आने वाली है। और साथ ही एक चीज और जान लीजिए कि किसी भी चीज को अटेम्प्ट करने के लिए पहले तो ट्रिकी चीजें होनी आवश्यक नहीं होती कि आप ट्रिक के हिसाब से अपने सारे पेपर्स को हैंडल कर सकते हो। कुछ चीजों के लिए गंभीरता के साथ पढ़ाई करना भी आवश्यक है, क्योंकि ये चैप्टर आपके इसी क्लास तक रुकने वाले नहीं है। अगर आप आगे जाकर साइंस लेने की कोशिश करने वाले हो या साइंस लेकर पढ़ने वाले हो, तो ये जानकारियां बेसिक हैं। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे। तो मेरे तरफ से आपको एक सुझाव दिया जा रहा है, वो ये कि इनको बहुत ही गंभीरता से अध्ययन कीजिए, क्योंकि आगे के टॉपिक्स इसके रिगार्डेड ही होने वाले हैं, ताकि आपकी जानकारी जो है वो पूरी तरीके से, आधारभूत तरीके से, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरी तरीके से पुख्ता हो। और इसी के साथ मैं तारा भारती जो आपको इस अध्याय के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत लाइट से संबंधित सारी जानकारियां दे चुकी हूँ कि कौन कौन से प्रश्न अनिवार्य हैं और जरूरी हैं। आशा है कि आपकी ये एग्जामिनेशन पेपर जो है वो काफी अच्छे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सारा मटेरियल है जिसके आधार पर आप सभी प्रश्नों का हल कर सको। धन्यवाद।